हिंदी, मैथ और सामाजिक विज्ञान में तहलका मचाने के बाद अब आ चुके हैं हम लोग विज्ञान के दौर में। जी हां, जो स्टूडेंट 21 फरवरी विज्ञान की परीक्षा आपकी आयोजित होगी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक स्टूडेंट के लिए, और उनके लिए हम लेके आए हैं सबसे वीवीआई 15 वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव इससे पहले कर रखे हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया, आप उनको जरूर कर लें। लेकिन इस वीडियो में हम वायरल 15 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले विज्ञान के, साइंस के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो 21 फरवरी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि हम इस बार आंसर भी आपके लिए लेके आए हैं। अन्य वीडियो में हम आंसर नहीं लाते थे, बिल्कुल कम हम क्वेश्चन लाते थे ताकि आप लोग उनको कर लें, लेकिन इस वीडियो में हम आंसर भी लाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपको जिन भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो कैसे लिखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स सिर्फ और सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट को अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए बनाया गया है। जैक रैंकर्स फुल्ली डेडिकेटेड है आपको अच्छा रैंक दिलाना है, आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। प्यारे बच्चों, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण। सबसे पहला लिखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगर आपको इतना याद नहीं रहे तो आप लिख दीजिएगा कि जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होते हैं, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण होता है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर प्यारे बच्चों दक्षिण से उत्तर होता है। आप चाहे तो इसे 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। 2 पार्ट में करने पर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये रेखाएं दूर दूर होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसमें 3 आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ से आप 5 गुण इसको लिख सकते हैं। हमने इसको कंपाइलेशन 3 में ही कर दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप लिख दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होते हैं, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होते हैं। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होते हैं, कम प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस बार आपको पता है कि झारखंड बोर्ड बदले पैटर्न पे परीक्षा लेगी, जिसमें साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारे बच्चों लेवल जो है ऊपर रह सकता है। थोड़े से ऐसे सवाल आ सकते हैं जो आपके दिमाग से मतलब कि बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड रिपीटेड पैटर्न पे परीक्षा लेती थी। लेकिन इस बार मैं जैसा कि सोशल साइंस में बताया था कि परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसा पूछा जाएगा जो आपको तकलीफ देगी। सब्जेक्टिव में तकलीफ देगी, ऑब्जेक्टिव में आपको तकलीफ नहीं देगी साइंस में। हालांकि सोशल साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव में तकलीफ हुई थी, लेकिन साइंस में उसका उल्टा होगा। थोड़ी बहुत अगर क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से हमने मॉडल सेट को देखा तो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ है साइंस के सब्जेक्टिव में मिल सकती है, क्योंकि पैटर्न बदला सा है और क्वेश्चन का जो वेटेज है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 लगा दिए गए हैं, जिसके कारण आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना होगा और थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है। तो फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जो करा रहा हूं वो कर लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ को हम लोग दूर भी लिखते हैं, मैं किन्हीं 3 अंतरों को लिखें। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया जा सकता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का आपको अंतर पूछ लिया जाता है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तु दिखती है। याद रखिएगा, जैसा लिखा गया दोष उसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं निकट और दीर्घ दृष्टि दोष। इसके लेकर अंतर जो है निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में, चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, यहां से आप याद रखिएगा क से कट है और क से कम हो जाता है क्या, फोकस दूरी। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। फोकस दूरी इसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस दोष के कारण प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे बनता है।
इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दूसरा कारण है। और तीसरा है इस दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और इस दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। तो ये 3 कारण आप आसानी से लिख सकते हैं। हालांकि अगर ये आपको बीच वाला पॉइंट याद नहीं रहे तो आप यहाँ पे बीच वाले में के जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, 3 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। बस इस तरह से अगर कोशिश कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में तो इस तरह से एक फिगर बना के लिखिएगा, ये थोड़ा सा सूटेबल रहता है देखने में। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष पहले इसके 3 गुण लिख सकते हैं और फिर दूर दृष्टि दोष और इसके 3 गुण लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर लिखते हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपके लिए बेटर रहेगा और एग्जामिनर थोड़ा सा खुश होगा, ठीक है। जगह थोड़ा कम मिलता है लेकिन जरूर लिखना। अगला है क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, या फिर अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? एक उदाहरण से समझाएं। ये दोनों ही क्वेश्चन एक है प्यारे बच्चों, बस पूछने का तरीका अलग है। तो देखिए क्या लिखा गया है, किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल सटीक सा आंसर है, छोटा सा आंसर है कि किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl लगा दीजिए तो आपका जो प्रोडक्ट निर्माण होगा वो NaCl प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। नमक हो जाएगा ये जो कि लवण है और H2O जो कि वाटर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया, बोला गया कि लवण तथा जल बनना चाहिए, तो लवण आपका NaCl है और जल H2O है। यहाँ पे CaOH Hol2 मिला दीजिए प्लस H2SO4 अम्ल मिला दीजिए, ये क्षारक हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, दोनों को मिला दिए तो CaSO4 बन गया और इधर से आपका जल निकल गया। तो ये जो CaSO4 बना ये लवण है और 2H2O ये जल है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 उदाहरण आप याद कर लीजिए। बाकी इस डेफिनेशन बहुत छोटा है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में बोला गया है कि अम्ल का व्यवहार जो है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की उपस्थिति में ही, देखिए क्या लिखा गया कि जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं। अम्लों के अणुओं से H+ आयन का पृथक्करण जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। यानी कि अगर जल नहीं रहेगा तो अम्ल जो है वो H+ आयन नहीं बना पाएंगे, और अगर H+ आयन नहीं बना पाएंगे तो जो है वो जल की अनुपस्थिति में जो है H+ आयन नहीं बन पाएगा। तो उन्हीं के कारण बोला है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार नहीं होता है। तो HCl प्लस H2O, यानी कि HCl और H2O को जब मिला दिए तो H3O बनता है प्लस Cl, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 की जगह आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, कभी कभी 3 भी दे देगा, लेकिन आपको ये डेफिनेशन याद कर लेना। अगला है सौर सेल और सौर पैनल किसे कहते हैं? सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखें। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता था लेकिन अब 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन है कि सौर सेल और 2 को सौर सेल क्या है और सौर पैनल क्या है। सौर सेल के निर्माण में किन्हीं 2 तत्वों को ज़्यादा अगर पूछा जाता है 2 मार्क्स में तो ये पूछा जाता है कि सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं 2 तत्वों के नाम बताइए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सौर सेल किसको कहते हैं? कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के संयंत्र को सौर सेल कहते हैं। यानी कि सूर्य की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का जो संयंत्र होता है, जो यंत्र होता है, उसी को हम लोग सौर सेल कहते हैं। अब सौर पैनल किसको कहते हैं? जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जब सौर सेल को एक जगह संयोजित कर देते हैं तो इस व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं, ठीक है। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त 2 तत्व हैं, एक तो सिलिकॉन है, एक गैलियम है, ठीक है। सिलिकॉन और गैलियम ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन दे देता है और इनमें से दोनों पूछा जाता है, इनमें से कोई नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको इनको कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं और अधातुओं में कोई 2 भौतिक अंतर बताएं या कोई 2 रासायनिक अंतर बताएं, ठीक है। दोनों ही बताना है। देखिए जब आपको प्यारे बच्चों ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो या तो आपको भौतिक अंतर पूछेगा या तो रासायनिक अंतर पूछेगा, लेकिन जनरली ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछे तो 6 जाएंगे लेकिन आपको बनाने 4 है, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, ऐसी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आसान है।
तो क्वेश्चन है कि धातुओं और अधातुओं में कोई दो भौतिक अंतर और कोई दो रासायनिक अंतर। तो सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग अंतर बताते हैं। तो धातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। इसमें देखिए दो चीजें हम लोग लिख दिए एक ही साथ, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको अलग भी कर सकते हैं कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुएं तन्य होती है, दो बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। और धातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है और धातुएं तन्य नहीं होती हैं। ये कैसी होती है? तो ये भंगुर होती है, ठीक है। दूसरा है धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। तो ये आप भौतिक गुण के आधार पर लिख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है जो पढ़े लिखे होंगे कि सर आपने बोला कि अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि उष्मा का सुचालक है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपवाद है। कुछ कुछ चीजें हर जगह अपवाद होती हैं। कभी कभी सुनते हो कि गाय की पूंछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक गाय की पूंछ नहीं है, किसी एक अपवाद में आ गया कि गाय की पूंछ नहीं हुई। तो इसी तरह यह है कि अधातुएं और जो होती है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, ठीक है। तो कभी कभी एक दो अपवाद हर चीज में रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी में दूसरा गुण है कि रासायनिक रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। तो धातु और अधातु, इसी तरह से टेबल बनाना है आपको। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, समझ गए। आप चाहे तो इस जैसे को भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगला है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, सिर्फ ऑक्साइड बनाती है, ये क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। बस इतना सा आपको लिख देना है और यहां से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बोलिए इससे ज्यादा आपको क्या आसानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? 3 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, चलिए देखते हैं। सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अति अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आप यहाँ पे अगर याद नहीं रहे कि सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सोडियम एक अति अभिक्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने से स्वतः जलने लगती है, जिससे नुकसान का डर बना रहता है। इसी कारण से हम लोग सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन के तेल में हवा नहीं होती है, वायु का कोई मात्रा नहीं होती है, जिनके कारण वहां पे ये सुरक्षित रहती है। तो प्यारे बच्चों ये साइंस है और साइंस को आप बना के भी लिख सकते हैं जब आपको कंसेप्ट आता हो। ये नहीं कि आपको रटी रटाई भाषा में लिखनी, नहीं, कभी नहीं रटी रटाई। वहां पे आपको लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे। तो जैसा आप शब्द है वैसा ही उत्तर दीजिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना मार्क्स आपको 100% दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों कि 2 तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोष पूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको मॉडल सेट में दिया गया है और इससे रिलेटेड ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हालांकि आपको आंसर नहीं दिख रहा है, हम आपको आंसर बताते हैं कि 2 तत्वों का नाम बोलना पूछा गया। तो प्यारे बच्चों इस चीज को आप आसानी से तभी कर सकते हैं जब, हालांकि आप कर सकते हैं याद करके, लेकिन जब अगर आपको 20 तक के, अब आपको टाइम नहीं है, 20 तक के अगर परमाणु संख्या याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो आप 20 तक के अगर परमाणु संख्या याद है तो आपको जरा से भी तकलीफ नहीं होगी इन सारे क्वेश्चन को करने। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया 2 तत्वों का नाम लिखिए। तत्व वही सब होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जिसका बाहरी कोष पूर्ण हो। तो प्यारे बच्चों बाहरी कोष होता क्या? तो बाहरी कोष इस तरह से होता है, ये बाहरी कोष मान लिया जाए तो ये 3 हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। 3 इस तरह से हमने बना लिया। तो पहला कोष में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा में 8 होता है, ठीक है। तो 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि बाहरी कोष आप किसी को भी बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि प्यारे बच्चों अगर हीलियम की बात करें, हीलियम में प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ जो हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, तो इसका बाहरी कोष 2 ही हुआ। इसका तो एक ही कोष है, तो एक कोष है तो एक ही इसका बाहरी हुआ। अब हम बोलते हैं कि अंदर वाला कमरा, क्या बोलते हैं? अंदर वाला कमरा। अब आपके घर में मात्र एक ही कमरा है, तो वो अंदर वाला कमरा है कि नहीं है? तो वही है, ठीक है। तो हीलियम जो है प्यारे बच्चों, इसमें बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 2 है, तो इसका बाहरी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो पूरी तरह से क्या हुआ, भर गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मान लिया जाए एक ग्लास है, ग्लास में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था वो भरा गया। तो इसका पहला जो आंसर हो जाएगा तत्व प्यारे बच्चों वो He, और He को आप यहाँ पे लिख सकते हैं हीलियम, ठीक है। चलिए हीलियम। दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा तत्व हम आपको बता देते हैं, ये तो 2 हो गया।
ये तो पहला 2 हो गया। अब 2 और 8 10, ये 10 भी एक हो सकता है पहले, 2 और 8 10, 10 में भी एक हो सकता है 2 और 8 10, यानी कि ये दोनों भर गया। पहले गिलास में हमने 2 डाल दिया क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 2 ही लेने का, और दूसरे गिलास में हमने पूरे के पूरे 8 डाल दिए। तो यानी कि टोटल कितने डाले, तो 2 और 8 10, बाहरी कक्षा भी पूर्ण हो गया। तो 2 8 10, 10 किसका होता है प्यारे बच्चों, नियोन का होता है। याद रखिएगा 10 जो होता है वो नियोन का होता है, ठीक है। अब 2 कक्षा हमारा पूर्ण हो गया, ये आंसर 2 ही हमने आपको बता दिया। हालांकि एक्स्ट्रा बता देते हैं, जैसे कि ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब तीसरा कक्षा, एक गिलास में 2 भर दिया, दूसरे गिलास में 8 भर दिया, और तीसरे गिलास की भी कैपेसिटी है कि वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो उसमें भी 8 डाल दिए, तो 2 8 10 और 8 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो 18 परमाणु संख्या किसका होता है, तो वो होता है आर्गन का। किसका होता है, आर्गन का। तो तीनों आप यहां पे लिख सकते हैं। हालांकि हम आपको 2 सब्जेक्ट बता दे, तीनों बता दिया आपको जो लिखना है। एक तो हो गया हीलियम, जिसको He से हम लोग डिनोट करते हैं, और एक हो गया नियॉन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं Ne से, ठीक है। तो ये 2 आप लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ कहने का मतलब है कि लाल क्यों प्रतीत होता है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए आंसर है कि प्रकाश के प्रकिरण के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाता है कि किसके कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो वहां पे दिया गया विकिरण के कारण, प्रकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्रकिरण के कारण सूर्योदय के समय सूर्य का जो है रक्ताभ प्रतीत होता है। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में वायु के मोटी परत से होकर गुजरती है, जिससे उसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंच पाता है, अतः लाल दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लाल रंग का है ना, वो तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, जिसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जो फैल नहीं पाता है, और अंततः जाके वो हमारी आंख तक आता है। बाकी का प्रकीर्णन हो जाता है, और जो बहुत पहले ही खत्म हो जाता है, जो हमारे आंख तक नहीं आ पाता, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। आपको पता है कि 7 रंगें होती है प्यारे बच्चों, तो 7 रंग तो उसमें भी था, लेकिन 6 जो है वो बहुत दूर में ही छूट जाता है पृथ्वी के आने के पहले, क्योंकि पता है आपको सूर्य जो है हमसे बहुत दूरी पे है, ठीक है। तो ये रीजन है, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए हम आपको एक चीज बताने भूल गए, अगर आपके गुरुजी आप पहले से इस क्वेश्चन को रट चुके हैं, याद कर चुके हैं, गुरुजी ने करा रखा है, स्कूल में करा रखा है, ट्यूशन में करा रखा है, कहीं भी से अगर आप कर लिए, तो ये आंसर हम जो लिखा है वो जरूरी नहीं है, जो आपको पहले से लिखाया है बस वही आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, ठीक है। नामांकित चित्र बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क्स दिया जाएगा इसके लिए, ये रेखा चित्र बनाने वाला, और इस बार मॉडल सेट में भी दिया गया, तो एक पूछा जा सकता है, जिसमें से ये पहला इंपॉर्टेंट है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि पहले ये जो चित्र है ये इसको बनाना है और उसका नामांकन करना है। नामांकन जैसे यहाँ फुफ्फुस है, प्रधान श्वसनी इस जगह पे है, श्वास नली यहाँ पे है, कंठ यहाँ पे है, मुंह यहाँ पे है, नासा गुहा यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि हर स्टूडेंट कर सकते हैं, जिसको फिगर की अच्छी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, वो भी हर स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन इस बार दिए गए ना, 4-4 क्वेश्चन जो बनाने हैं वो कंजस्टेड है। कंजस्टेड मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि वो हर एक स्टूडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल दे दिया गया है, एक रेखा चित्र से पूछा जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन तो वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि नीचे लेवल के हैं, जिसको खान सर की भाषा में बकलोल कहते हैं, तो वो सब स्टूडेंट जो है नहीं कर पाएंगे, ना ही वो न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ना ही वो ग्राफ कर पाएंगे। हालांकि कुछ बकलोल स्टूडेंट भी ग्राफ कर लेते हैं, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ग्राफ करके ये जो क्वेश्चन है ये बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आएगा, ये भी हो सकता है। न्यूमेरिकल जो है, अगर आप न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं तो हो सकता है आप बना लेंगे, लेकिन फिगर हर कोई नहीं बना पाता है, जैसे फिगर हमसे कभी नहीं बनता है, तो हम दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला कर लेते हैं। लेकिन आपसे क्या होगा कि फिगर भी नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा, तो 2 क्वेश्चन तो आपके आउट हो गए, बच्चे 4 क्वेश्चन के चारों करना होगा, जिसमें आपको याद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, निम्नांकित चित्र बनाने वाला। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग एवं समरूप अंग की परिभाषा दीजिए। इसके 2 उदाहरण देखिए। समजात अंग और समजातीय अंग पूछा जाता है। मॉडल सेट में आपका समजातीय अंग पूछा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं समजात अंग किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग
दो या दो से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मनुष्य का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। आप देखते होंगे कि मनुष्य का जो हाथ है और कुत्ते का जो आगे का मतलब पैर है अग्रपाद, वो देखने में एक जैसा है, वैसा ही बनाया गया है, परंतु उत्पत्ति के समान तो सेम दिख रहा है परंतु उसके कार्य अलग अलग। मनुष्य का हाथ क्या नहीं कर सकता है, लेकिन कुत्ते के पैर तो सिर्फ चलने में ही काम आते हैं। तो ये समजात अंग हो गए। और समरूप किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग है। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? अलग अलग है, किंतु कार्य के आधार पर समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख। पक्षी के पंख आप देखे होंगे, तितली के पंख, पक्षी के पंख, वो तो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग है। कैसे सर? चमगादड़ देखिएगा बहुत कंजेस्टेड, उसका बहुत चिपचिपा जैसा रहता है चमगादड़ का पंख, लेकिन पक्षी का पंख दूसरे जैसा रहता है। उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग है परंतु उसका कार्य क्या है? सेम है। तो इस तरह से समरूप और समजात अंग को कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बताएं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। बहुत बार आप अगर 2009 से लेकर 2023 तक के इतिहास को उठाएंगे, इतिहास मतलब कि इतिहास बुक नहीं, यानी कि झारखंड में जो क्वेश्चन पूछे साइंस में, उसके अगर इतिहास को उठाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिनिमम 5 बार देखने को मिलेगा, समजात और समरूप वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय के परिच्छेदिका दृश्य नामांकित चित्र बनाए तथा उनके भागों को निम्नांकित करें। तो ये चित्र भी पूछा जाता है, जो मानव हृदय का है, ह्यूमन हार्ट का है, ये क्वेश्चन, ये चित्र पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा। 2 चित्र हमने बता दिया, 2 में से कोई एक पूछा जा सकता है और आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे जो बाकी चित्र रहेंगे उनको भी करा देने का। तो इसको आपको कर लेना है जहाँ से भी हो, अगर कर पाते तो कर लीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपको दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करना होगा जो हम आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए बताएं। ठीक है, तो किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास। घास जो है हिरन खाती है और हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। बस यही पोषी स्तर। इस खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर निम्नांकित है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक कहलाता है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है, यह प्रथम उपभोक्ता है, यानी कि घास को खाने वाला ये पहला उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। ठीक है, और तृतीय पोषी स्तर जो है वो शेर है और यह मांसाहारी है। बहुत छोटा सा चीज़ है और 3 मार्क्स आपको फ्री आउट में दे जाएगा। फ्री में मतलब कहने का इतना छोटा सा चीज़ तो आप हंसते खेलते भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि 5 मार्क्स का रामबाण है। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रामबाण होता है। एक विद्युत मोटर क्या है और एक विद्युत जनित्र क्या है। एक विद्युत मोटर और एक विद्युत जनित्र क्या है। ये 5 मार्क्स के लिए प्यारे बच्चों रामबाण है। विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र में एक सवाल गारंटी है, 100% गारंटी है आपके 5 मार्क्स में आएगा। अगर आप उसको कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपका फिक्स है, लेकिन उसमें आपको फिगर बना के ही करना। ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, ये 2 सवाल में से एक सवाल आएगा, या तो विद्युत मोटर का आ जाए या तो विद्युत जनित्र का आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या विद्युत मोटर क्या है या किस नियम पर वर्क करता है। विद्युत मोटर की बनावट, कार्यविधि का वर्णन करें। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना भी पड़ेगा। आंसर है कि विद्युत मोटर ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत मोटर कहलाती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला इसी में है, यह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करता है। ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पे यानी कि बायां हाथ के नियम पे वर्क करता है। इसका सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत कुछ इस तरह से है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करते हैं। हम ये क्वेश्चन करेंगे, अगर आपके गुरुजी ने पहले करा रखे हैं तो जरूर इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ की जो भाषा वो थोड़ी सी हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत नॉर्मल भाषा का यूज किया गया। बनावट, इसमें
ABCD एक कुंडली होती है जो नरम लोहे के करोड़ पर विद्युत रोधी तांबे के तारों का लपेट कर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिया गया, ये फिगर आपको बना देना है। आपके गुरुजी ने जैसा बताया बस वैसा ही बनाना है। इससे रिलेटेड यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई, कार्यविधि लिखा गया कि कैसे कार्य करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इतना बड़ा चीज़ बता के आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको क्वेश्चन बता दिए, आप उसको कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपके पास कोई भी बुक होगा तो आपको वहाँ उसमें आंसर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप आंसर भी इसका देख सकते हैं और इनका PDF में भी ग्रुप में डाल दूंगा। 9835146164 पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस पर जुड़ जाइएगा। PDF प्यारे बच्चों वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप उनको देख पाएं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला है मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें। तो मृदा संरक्षण के 3 उपाय, देखिए बैटरी भी डाउन हो गई है आपकी वीडियो बनाते कंटेंट बनाते। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन हम इसी को करते हैं। मृदा संरक्षण के 3 उपाय प्यारे बच्चों, मृदा संरक्षण के उपाय हैं। सबसे पहले भूमि, देखिए मृदा संरक्षण यानी कि जो मिट्टी है उसका संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना है। तो रक्षा करने के लिए भाई 3 उपाय तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर पेड़ लगा के तो कर सकते हो। बिल्कुल जी, पहला उपाय हो गया। दूसरा, भूमि का कटाव हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं जी, सिंचाई जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, जहां आपकी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैदानी एरिया है लेकिन पहाड़ी एरिया में सिंचाई को बढ़ावा देना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। भूमि कटाव को रोकने के लिए वनों की कटाई पर रोक करना चाहिए। अतिचारण यानी कि पशु का जो चारण होता है उन पर रोक लगाना चाहिए। भूमि को प्रति नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे उपाय किए जाना चाहिए। देखिए इसमें 3 चीज़ें लिख दिया गया, आप तो इसको अलग अलग पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में प्यारे बच्चों हर एक चीज़ को पॉइंट में लिखने का। ठीक है, जैसे कि इसका लिखिए 3 उपाय, तो पहला यहाँ पे 3 उपाय ही बोला है इसलिए आपको 3 लिखना है, तो थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए उपाय लिखना है तो आप 6-7 पॉइंट भी लिख सकते हैं। पहला कोई पॉइंट लिखे कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। भूमि को प्रति नहीं छोड़ना चाहिए। भूमि में प्राकृतिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खाद यानी कि DAP, यूरिया ये सब नहीं करना चाहिए। फसल चक्र, बहुफसली कृषि, मिश्रित कृषि एवं मिश्रित फार्म व्यवस्था लागू करना चाहिए, यानी कि बहुफसली कृषि लगानी चाहिए। एक ही भूमि पर बार कृषि करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में कटूर सिंचाई एवं कटूर खेती को बढ़ावा देना चाहिए तथा ढलानों पर गुल्ली बनाकर उतरते हुए जल का वेग को कम करना चाहिए। यानी कि गुल्ली बना के इस तरह से बोला जा रहा है कि जल का वेग कम हो। जल का अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर मिट्टी क्या होगी, कटाई होगी, मिट्टी की कटाई होगी, मिट्टी संरक्षित नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने टोटल लगभग 15-16 प्रश्नों को देखा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहां से गारंटी देता हूं, हर वीडियो में मेरा कोई ना कोई गारंटी होता है, वो भले भूल जाता हूं, लेकिन इस वीडियो में 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां से सवाल रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वीडियो से सवाल नहीं रहे। अगर इस वीडियो से सवाल नहीं रहे तो आप इस यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको सिर्फ 10th में नहीं, आने वाले 11th, आने वाले 12th, हर एक क्लास में आपको बेनिफिट होगा आने वाले कई वर्षों तक। तो इस YouTube चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा और होते रहेगा। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें तब जाकर वीडियो बनाने को प्रेरित हो पाते हैं। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक करते हुए हर एक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो आपके स्कूल से रिलेटेड हो, जो आपकी ट्यूशन पे पढ़ते हो, जो आपका दोस्त हो, हर एक में शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा व्यू हो पाएगा उतनी जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।